12 ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, 18th सेंचुरी में लोगों में जिंदा दफन हो जाने का डर काफी कॉमन था। उस टाइम मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए कभी कभी डॉक्टर्स गलती से बेहोश या कोमा में पड़े इंसान को डेड डिक्लेयर कर देते थे। ऐसे कई केसेस और कहानियां मिलती थी जिसमें कॉफिन के अंदर लोग जग गए होते या कब्र खोलने पर अंदर स्क्रैच मार्क्स मिलते थे। इस डर से लोगों ने काफी अनयूजुअल सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने सेफ्टी कॉफिन्स बनाए जिसमें एक बेल या ब्रीथिंग ट्यूब लगा होता था, ताकि अगर दफन किया गया इंसान जिंदा हो तो वो सिग्नल दे सके। कुछ रिच लोग अपनी विल में ये लिख देते कि उनकी बॉडी को दफन करने से पहले कुछ दिन तक रखा जाए या उनके हार्ट में कट करके कंफर्म किया जाए कि वो सच में मर चुके हैं। ये फियर इतना पॉपुलर हो गया था कि उस जमाने के लिटरेचर, न्यूज़पेपर्स और इवन पेटेंट रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र मिलता है। नंबर 2, थॉमस एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने की कोशिश शुरू की तो उन्हें एक वर्केबल डिजाइन बनाने में 1000 से ज्यादा अटेम्प्ट्स लगे। वो हर बार अलग मटेरियल, अलग फिलामेंट ट्राई करते, लेकिन रिजल्ट या तो जल्दी फ्यूज हो जाता या तो काम ही नहीं करता। जब लोगों ने उनसे पूछा कि इतनी बार फेल होने पर कैसा लगता है, तो एडिसन ने एक फेमस जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। उनका ये एटीट्यूड दिखाता है कि फेलियर को एक लर्निंग स्टेप के रूप में लेना चाहिए। आखिर में उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने 1879 में एक प्रैक्टिकल और लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब बना लिया, जो इलेक्ट्रिसिटी के एरा की एक महान खोज थी। नंबर 3, एंशिएंट रोम में लोग अपने दांत साफ करने के लिए यूरिन का यूज करते थे। असल में उस वक्त टूथपेस्ट जैसे मॉडर्न प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, इसीलिए लोग नेचुरल चीजें यूज करते। यूरिन में अमोनिया होता है जो एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है। रोमन्स का मानना था कि अमोनिया स्टेन्स हटा देता है और दांतों को सफेद बनाता है। अजीब बात यह है कि वो सिर्फ लोकल यूरिन ही नहीं बल्कि पुर्तगाल का इम्पोर्टेड यूरिन भी लेते थे, क्योंकि उसे सबसे इफेक्टिव माना जाता था। इस चीज का इतना ज्यादा ट्रेड होता था कि एम्परर नीरो ने यूरिन पर टैक्स भी लगा दिया था। नंबर 4, 19th सेंचुरी में फोटोग्राफी एक नई और महंगी टेक्नोलॉजी थी। उस वक्त लोगों के पास फोटो खिंचवाने के ज्यादा मौके नहीं होते थे, इसीलिए जब कोई फैमिली मेंबर मर जाता तो कई लोग उनके साथ एक आखिरी फोटो खिंचवाते थे। इस प्रैक्टिस को पोस्टमार्टम फोटोग्राफी या मॉर्निंग पोर्ट्रेट कहा जाता था। डेड रिलेटिव को चेयर पर बिठा दिया जाता और उनकी आंखें खुली रखी जाती थी ताकि वो जिंदा लग सकें। इसके लिए वो एक स्पेशल टेक्निक यूज करते थे। फैमिली मेंबर उनके साथ खड़े होते या उन्हें जेंटली पकड़कर पोज देते। आज के टाइम में ये आइडिया थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन 19th सेंचुरी में ये एक कॉमन और इमोशनली इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन बन गया था। नंबर 5, अमेरिकी प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट अपने एडवेंचरस और बोल्ड पर्सनालिटी के लिए मशहूर थे। 1912 में वो यूएस प्रेसिडेंसी के लिए प्रोग्रेसिव पार्टी के कैंडिडेट बने, लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन में एक मैगजीन ने एक ड्रामेटिक फोटो पब्लिश की जिसमें रूजवेल्ट एक मूस पर बैठे रिवर क्रॉस करते दिख रहे हैं। मूस एक बहुत बड़ा वाइल्ड एनिमल होता है जो डियर फैमिली से बिलोंग करता है। लोगों को लगा कि उन्होंने सच में मूज राइट की, लेकिन असल में ये एक फोटो मैनिपुलेशन था जो उस जमाने के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी इम्प्रेसिव एडिटिंग थी। इस इमेज का पर्पस रूजवेल्ट को एडवेंचरस, फियरलेस और थोड़ा वाइल्ड लीडर के रूप में दिखाना था। आज भी ये मूज राइट फोटो यूएस पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक आइकॉनिक और ह्यूमरस सिंबल माना जाता है। नंबर 6, 1952 में जब इजराइल के पहले प्रेसिडेंट हाइम वेज़मैन की डेथ हो गई तो इजरायली गवर्नमेंट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को कंट्री का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया, क्योंकि आइंस्टाइन जूइश कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड फिगर थे और उनकी ग्लोबल फेम से इजराइल को डिप्लोमेटिक और सिंबॉलिक फायदा मिलता। लेकिन आइंस्टाइन ने पोलाइटली मना कर दिया। उन्होंने कहा उनके पास पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है और उनका नेचर एकेडमिक और साइंटिफिक काम के लिए ज्यादा सूटेड है, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए।
नंबर 7, एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन न्यू जर्सी में हुई थी। उनकी बॉडी की ऑटोप्सी डॉक्टर थॉमस हार्वे ने किया। ऑफिशियली उनका पर्पस सिर्फ डेथ का रीजन कंफर्म करना था, लेकिन हार्वे ने बिना आइंस्टाइन के परिवार की प्रॉपर परमिशन के उनका ब्रेन निकाल कर रख लिया। हार्वे का कहना था कि वो साइंटिफिक स्टडी के लिए ब्रेन प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि समझा जा सके कि आइंस्टाइन की जीनियस का बायोलॉजिकल रीजन क्या था। उन्होंने ब्रेन को 240 पीसेस में कट करके फोटोग्राफ्स ली और उनको जार्स में प्रिजर्व किया। ये ब्रेन हार्वे के पास कई सालों तक छुपा रहा, जब तक 1980s में ये बात पब्लिक नहीं हुई। बाद में कुछ स्टडीज हुई जिसमें आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ अनयूजुअल फीचर्स नोटिस किए गए, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो सकी कि इन्हीं की वजह से उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस थी। ये इंसिडेंट हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल और थोड़ा अजीब चैप्टर माना जाता है। नंबर 8, राइट ब्रदर्स यानी ऑरविल राइट और विल्बर राइट, जिन्होंने एयरप्लेन का इन्वेंशन किया था, वो शुरू में बाईसाइकिल मैकेनिक थे। 1890s में उनका डेटन ओहायो में एक बाईसाइकिल रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग शॉप था, जहां वो साइकिल बनाते, रिपेयर करते और नए डिजाइन ट्राई करते। यहीं पर उन्होंने मैकेनिक्स, बैलेंस और डिजाइन का डीप नॉलेज डेवलप किया, जो बाद में उनकी फ्लाइंग मशीन बनाने में काम आया। बाईसाइकिल बनाते वक्त उन्हें समझ आया कि स्टेबिलिटी और कंट्रोल कैसे काम करता है, जो एक एयरक्राफ्ट बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी नॉलेज का यूज करके उन्होंने 1903 में वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल पावर्ड एयरप्लेन बनाया और फ्लाई किया, जो एविएशन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। नंबर 9, लुडविग वॉन बीथोवन, जो वर्ल्ड के सबसे फेमस म्यूजिक कंपोजर्स में से एक थे, वो अपनी जिंदगी के मिडिल ईयर्स में सुनने की कैपेसिटी खो बैठे। 40s की एज तक वो लगभग कम्प्लीटली बहरे हो गए थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने फिर भी कंपोजिंग बंद नहीं की। वो अपने म्यूजिक को अपने माइंड में हेयर कर लेते थे, क्योंकि उनका म्यूजिकल ट्रेनिंग इतना डीप था कि वो नोट्स और इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड मेंटली इमेजिन कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने अपने कुछ ग्रेटेस्ट वर्क्स जैसे 9th सिम्फनी तब कंपोज की जब वो बिल्कुल सुन नहीं पा रहे थे। ये ऐसा था जैसे कोई पेंटर अपनी आंखों के बिना मास्टरपीस बनाए। बीथोवन का केस म्यूजिक इंडस्ट्री का एक अजूबा माना जाता है। नंबर 10, पहला मैकेनिकल अलार्म क्लॉक 1787 में लेवी हचिंस नाम के एक अमेरिकन ने बनाया था, लेकिन इसमें एक बड़ी लिमिटेशन थी। ये क्लॉक सिर्फ सुबह 4 बजे ही बजती थी। इसका रीजन सिंपल था। हचिंस एक डिसिप्लिन आदमी थे जो रोज 4 बजे अपना काम शुरू करने के लिए उठते थे। उन्होंने ये क्लॉक अपनी पर्सनल नीड के लिए डिजाइन की थी, इसीलिए इसमें टाइम चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में 19th सेंचुरी में एडजस्टेबल अलार्म क्लॉक्स आई, जब लोगों को डिफरेंट वेकअप टाइम्स की जरूरत पड़ने लगी। हचिंस का इन्वेंशन टेक्निकली यूजफुल था, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल उनकी तरह 4 बजे उठना चाहते थे। नंबर 11, वाइकिंग्स 8वीं से 11वीं सदी के बीच नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से आने वाले समुद्री लोग थे जो एक्सप्लोरर और वॉरियर थे, लेकिन उनके बारे में एक कॉमन मिथ ये है कि वो हॉर्न वाले हेलमेट्स यानी सींग वाले हेलमेट्स पहनते थे। पर हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स दिखाते हैं कि वाइकिंग्स सिंपल प्रैक्टिकल हेलमेट्स पहनते थे जो मोस्टली आयरन या लेदर के बने होते थे और उनमें हॉर्न्स नहीं होते थे। हॉर्न्स बैटलफील्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करते क्योंकि उन्हें इजीली पकड़कर ओपोनेंट हेलमेट खींच सकता था, जो फाइट में हैवी और ऑकवर्ड लगता। असल में हॉर्नेड हेलमेट का आइडिया 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, जब आर्टिस्ट और ओपेरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने वाइकिंग्स को ज्यादा ड्रामेटिक दिखाने के लिए हॉर्न्स ऐड कर दिए थे। नंबर 12,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फाउंडिंग लगभग 1096 में हुई थी। मतलब 11वीं सदी से लोग वहाँ क्लासेस ले रहे हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बर्थ 1776 में हुआ था, जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुई थी। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से लगभग 680 साल पुरानी है। 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, तब भी ऑक्सफोर्ड को 396 साल हो चुके थे। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।